ओके, नेक्स्ट सेशन हम लोगों का इस पे वही डैशबोर्ड रिपोर्टिंग से ही रिलेटेड है। और डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, चार्ट्स एंड ग्राफ, प्रेजेंटेशंस, इन सब चीज़ों को हम एक और तरीके से आज बनाना सीखेंगे। ऑल्दो पिवट टेबल इज़ अ गुड टूल, आप पिवट टेबल के थ्रू वो सारे अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोगों को ये चीज़ परफॉर्म करके दिखाई। बट मसला ये है कि आपके पास इस डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, अनऑडिटेड इन्फॉर्मेशन थी। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक सेल थी, वो ये ट्रांजैक्शन आईडी है। फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इस डाटा के अंदर वैल्यू जो इनपुट की थी वो थी 2515, ठीक है। अच्छा, बाद में ऑडिट हुआ तो पता चला कि यार ये तो 2515 नहीं था, ये तो था 9515। अब ये 9515 करने पे मेरे पास माउस की जो सेल है वो चेंज होनी चाहिए। फ़िलहाल जो मेरे पास डेटाबेस है यहाँ पे नेम्स भी आ रहे हैं, मैंने बाकी के चार्ट्स रिमूव कर दिए। मैं वो चार्ट्स दोबारा से अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको सिर्फ फोकस करवा रहा हूँ इस एक चीज़ के ऊपर। अच्छा, अब वो एक चीज़ क्या है कि आपके पास मैं सेल चेंज कर रहा हूँ 9515। इट मीन्स कि ये माउस की सेल है तो आपके पास डाटा में चेंज होना चाहिए। तो मैंने इसको 9515 कर दिया, एंटर प्रेस किया, बट देर इज़ नो चेंज। चेंज ना होने की वजह क्या है कि ये चार्ट बना हुआ है इस डाटा पे, और ये डाटा कहाँ से आया? ये डाटा तो पिवट टेबल से आया था। पिवट टेबल किस चीज़ पे अप्लाई हुआ है? पिवट टेबल इस डाटा पे अप्लाई हुआ है, लेकिन ये इस रेंज पे अप्लाई तो हुआ है, लेकिन ये इससे पहले जो डाटा था उसके उसके लिए था। अब ये जो नई वैल्यू आई है इसको किस तरह से कैटर करेंगे? इसके लिए एनालाइज में आपके पास एक पैनल होता है रिफ़्रेश के नाम से। तो पहले मैं अपनी रिपोर्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ, आइटम्स एंड सेल्स। तो इस वक्त मेरे पास माउस की जो सेल्स आ रही हैं वो ये हैं करंटली। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो 97483 की बजाय रिफ़्रेश करने पे आपके पास ये 104483 होगी, ठीक है। इट मीन्स कि अब आपके पास जो डाटा आ रहा है ये अपडेटेड है। बट क्या चार्ट में आपके पास अपडेट होगा? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके पास ये जो चीज़ है ये कॉपी करनी है और यहाँ पे ले जाके पेस्ट करनी है, तब आपके पास जो माउस का बार है ये आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेट्स अंडू, मैं अंडू करके दोबारा से अप्लाई करके दिखाता हूँ। अंडू कर दिया। अब फोकस करें ये माउस पे। माउस की जो सेल्स है ये आपकी पेस्ट करते ही वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन अब हो तो गया ये काम, लेकिन अब ये सिर्फ माउस पे तो इसका इम्पैक्ट नहीं गया होगा। अब इस वैल्यू का इम्पैक्ट आपके एरिया पे भी गया होगा, आपके नेम पे भी गया होगा, आपके नेम्स एंड आइटम्स पे भी इम्पैक्ट गया होगा, आपके नेम्स एंड एरियाज़ पे भी गया होगा, आपके माउस एंड आपके आइटम्स एंड एरिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट गया होगा। तो इट मीन्स कि अब आपके पास ये जितने भी चार्ट्स बने हुए थे ये सब पूरा डेटाबेस आपके लिए हो गया है यूज़लेस। अब आपको दोबारा से पूरी रिपोर्ट दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऑल्दो पिवट टेबल इज़ अ गुड टूल, रिपोर्टिंग कर दीजिए सिंपल, एक क्लिक पे आपके पास वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। बट ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। या यूँ समझ लें कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस आपके पास जस्ट 1 वीक का था, अब नेक्स्ट वीक में फिर आपको यही सारे काम दोबारा करना पड़ेगा, तो अगेन आपके पास वो पूरा पूरा जो आपका प्रोसीजर था वो आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो अब मैं इस जगह पे अब इस पोजीशन में आने के बाद हम अपने डेटाबेस को थोड़ा सा अपने डैशबोर्ड्स को ऑटोमेट करेंगे कि आपको वो काम अगेन एंड अगेन रिपीट ना करना पड़े। अच्छा, अब मुझे वही रिपोर्ट्स बनानी है, नेम्स एंड सेल्स, आइटम एंड सेल्स, एरिया एंड सेल्स। तो अब मेरे पास जो डेटाबेस इस वक्त रखी हुई है उसमें ये सारे सेल पर्सनस के नेम्स आ रहे हैं। तो इन सारे नेम्स को कॉपी करने के बाद इस जगह पे मैंने पेस्ट किया। अब अगेन आ तो गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने नेम्स आपके डुप्लीकेट हो रहे हैं, कितनी दफ़ा आपके नेम्स रिपीट हो रहे हैं। तो डाटा में आने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें एक टूल अप्लाई किया, उसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स, जो कि आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। अच्छा, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपसे बोल रहा है कि एक्सपेंड करो सिलेक्शन को, कि बाकी सब में से भी देखने की डुप्लीकेट वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे। बट मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ वो सिर्फ
करंट सिलेक्शन पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करूं, जिससे आपके पास नेम्स फ़िल्टर होके आ जाएंगे कि टोटल आपके पास जो नेम्स हैं वो ये हैं। अच्छा, सेम यही चीज़ आइटम्स के साथ करनी है। सारे आइटम्स को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस जगह पे लाके पेस्ट किया, डाटा पे रिमूव डुप्लीकेट्स किया, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स, देन ओके। तो आपके पास इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो गई, अब आपकी यूनिक वैल्यूज़ रह गई। सेम थिंग फॉर एरियाज़, एरिया में जाने के बाद इसको पेस्ट किया, डाटा पे गए, रिमूव डुप्लीकेट्स करवाया, ओके किया, तो अब आपके पास ये सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव होने के बाद ये सब आपकी रह गई हैं यूनिक वैल्यूज़। ओके, अब मुझे इस जगह पे सम चाहिए उन सेल्स का जो कि इस स्पेसिफिक पर्सन की सेल्स हैं, यानी कि फ़हद की जो सेल्स हैं उनका मुझे सम चाहिए। तो फॉर्मूला यूज़ होगा इज़ इक्वल्स टू सम इफ़, ब्रैकेट ओपन। अच्छा, अब सम इफ़ क्यों यूज़ किया? सम इफ़ यूज़ करने की वजह यह है कि मुझे सम करना है अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये फंक्शन आपसे 3 चीज़ों के बारे में पूछेगा। सबसे पहले आपकी रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। अच्छा, अब मैं सम रेंज के बारे में पहले आपको बता दूं कि सम रेंज का मतलब है कि आपने जो अपने डाटा में से आपको जिस रेंज का सम करना है वो कहलाएगी आपकी सम रेंज। और मुझे मालूम है कि वो सेल्स ही है, मुझे सेल्स का ही सम करना है। ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको समझना है, रेंज क्या है और क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली बात, रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेंज मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, सारे नेम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, ऑल नेम्स मैंने सेलेक्ट किए, और इस रेंज को F4 प्रेस करूं। अब F4 आपके पास कि अगर नॉर्मल कीबोर्ड है पीसी के साथ, अगर आपने कीबोर्ड अटैच किया हुआ तो नॉर्मल F4 प्रेस हो जाएगा। कुछ लैपटॉप्स के अंदर जो है वो डायरेक्ट F4 भी प्रेस हो जाता है, लेकिन कुछ लैपटॉप्स में डायरेक्ट प्रेस नहीं होता, आपको FN जो नीचे कंट्रोल के साथ की दी हुई होती है उसके साथ F4 प्रेस करना होता है इन ऑर्डर टू लॉक दिस रेंज। अब ये जो रेंज आपकी लॉक हो गई है, इस रेंज पे मैंने क्राइटेरिया क्या बता दिया कि इस रेंज में से ये जो सारे नेम्स मेरे पास हैं इनमें से मुझे फाइंड करना है फ़हद, ये मेरा क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक नेम। देन उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट पूछेगा सम रेंज। तो सम रेंज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरी कंप्लीट अपनी सेल्स की रेंज को सेलेक्ट किया और इस रेंज को मैंने करवा दिया लॉक, फंक्शन F4 दबा के, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। नाउ ये मुझे क्या बता रहा है कि फ़हद की टोटल सेल्स इतनी है विदाउट टेकिंग एनी लुक ऑन आइटम्स एंड एरिया। टोटल फ़हद की आपके पास जो सेल्स है वो ये अमाउंट है। उसके बाद मैंने फंक्शन को नीचे तक कॉपी किया तो आपके पास ये आपको पूरी एक रिपोर्ट बना के दे देगा। सेम वही चीज़ जो पिवट टेबल आपको बना के दे रहा था नेम्स एंड सेल्स पे क्लिक करने से, इसने भी आपको वही काम करके दे दिया। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं F4 प्रेस ना करूं तो आपके पास जो रेंज है, मैं F4 यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एक दफ़ा, तो अगर मैं F4 प्रेस ना करूं रेंज पे और फिर फॉर्मूला कॉपी कर दूं तो आपके पास वो जो रेंज मैंने इसको बताई थी यहाँ से नीचे तक, लेकिन कॉपी होने के बाद वो मूव होते हुए इस जगह वो यहाँ से चली गई, ठीक है। तो इतना जो आपके पास एरिया है ये फॉर्मूला उसको कवर नहीं कर रहा। तो इन केस अगर आपके पास यहाँ पे हसन का नाम लिखा होता है या यहाँ पे आपके पास कोई रिजवान का नाम लिखा होता है तो ये उन नेम्स को उन सेल्स को पिक नहीं करता। तो ये रीज़न होता है कि रेंज आपकी लॉक हो जाएगी। तो लॉक होने के बाद आप इसको फॉर्मूले को जितना भी नीचे कॉपी करें आपके पास जो रेंज है वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी। जो मैंने रेंज यहाँ बताई थी ये वाली और ये वाली, सेम यही रेंज आपके पास लास्ट पे ये वाली और ये वाली, वो चेंज नहीं हुई। बट एक सेल जो कि मैंने लॉक नहीं किया था वो ये वाला सेल था और ये सेल आपका मूव होके नीचे आ गया और ये आना भी चाहिए। ये आपके पास क्राइटेरिया चेंज होगा तो नया रिज़ल्ट आपके पास आएगा। ओके, फिर उसके साथ मैंने एक और फंक्शन यूज़ किया इज़ इक्वल्स टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। इस बार मेरे पास क्राइटेरिया क्या है, रेंज। सबसे पहले जो मेरे पास रेंज है वो क्या है आइटम्स के बारे में, तो मैंने आइटम्स की रेंज को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से F4 प्रेस किया, उसके बाद कॉमा। क्राइटेरिया क्या है कि इस रेंज में से क्या फाइंड करना है मुझे LCD और सम करना है किस चीज़ का, वो हैं ये सारी सेल्स, ठीक है। अगेन इसको लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
अब आपके पास जो सेल्स आ रही है ये इन सारे एलसी आइटम वाइज आपको ब्रेक करके दिखा रहा है। अगेन यही चीज़ दोबारा से अप्लाई करनी है। सम इफ ब्रैकेट ओपन, अब मुझे सम करना है एरिया वाइज, तो एरिया की रेंज पूरी मैंने सेलेक्ट की, कीबोर्ड से लॉक किया, उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया है इस बार ये, उसके बाद कॉमा, सम करना है सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इससे आपके पास सेल्स आ जाएगी एरिया वाइज। ओके, एक बात क्लियर रखें, इन सब का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये टोटल नेम्स आपको बता रहा है, नेम्स के हिसाब से टोटल सेल्स का आपको ब्रेकअप बता रहा है, ये आइटम वाइज ब्रेकअप बता रहा है, और ये आपके एरिया वाइज ब्रेकअप बता रहा है। इस चीज़ को देख भी लें, यहाँ पे एरिया के सम 547 559, 547 559, 547 559, सेम वही चीज़ जो कि पिवट टेबल से मैंने निकाली थी नेम्स एंड सेल्स के थ्रू, ये वाली चीज़, ये पूरी रिपोर्ट, आइटम एंड सेल्स ये पूरी रिपोर्ट, एरिया एंड सेल्स ये पूरी रिपोर्ट। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके पास सम इफ़ से भी आ सकती हैं। ठीक है, सम इफ़ का फंक्शन, ये सम इफ़ के फंक्शन का पर्पज़ ये होता है कि आपको किसी भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर आपको वो सम करके दे देगा कि आपके पास फ़हद की सेल्स या एलसीडी की सेल्स या जौहर की सेल्स या XYZ आपकी 2011 की सेल्स, आपकी 15 की सेल्स, आपके नवंबर की सेल्स, या कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसमें हम और मज़ीद नहीं ऐड कर रहे इस वक्त कि फ़हद के साथ आपकी फ़हद की एलसीडी की सेल्स कितनी हैं या अली की जौहर में सेल्स कितनी हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए, और उस वक्त हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंपल सम इफ़ वाले फंक्शन को। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा सम इफ्स के बारे में।